तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बाल विकास का सेकेंड चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं और कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत के उसके वर्ड से ही पता चलता है। निरंतर मतलब बच्चे में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलते रहते, वो कभी नहीं रुकती। बच्चा जब माँ के पेट से में रहता है तब से उसका विकास जो शुरू होता है, तो बच्चे के जन्म लेने तक से उसकी मृत्यु जब तक होती है तब तक वो विकास रुकती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। वो भले वो कभी तीव्र गति से या कभी मंद गति से चले, मगर हमेशा वो चलते रहते हैं। तो निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो हमेशा चलते रहते हैं। दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार बालक पहले अंग को, उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना, वो प्रयोग करना सीखता है, फिर उस भागों पर एकीकरण करना सीखता है। जैसे कोई बच्चा किसी भी बुक को उठाना है तो वो सबसे पहले दोनों हाथ को मिला के वो बुक को उठाएगा। उसके बाद वो एक हाथ से अपना बैलेंस बनाना, अगर वो एक हाथ से वो बुक को उठा लेता है तो फिर वो एक उंगली से भी उस बुक को आसानी से उठा सकता है। तो वो बच्चा एक एक करके अपने अंग पे वो एकीकरण करते जाता है और बाद में वो एक उंगली से भी वो बुक को उठा सकता है। तो एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे में एक एक करके किसी विशिष्ट अंग का विकास होता है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो बच्चे का विकास का सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये किसी बच्चे का अगर शारीरिक विकास कमजोर है तो उसका सभी विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, भाषाई, सामाजिक सभी विकास प्रभावित होंगे। ये नहीं कि शारीरिक विकास सही रूप से नहीं हो रहा है तो और विकास सही रूप से होगा, नहीं। विकास के सभी आयाम संबंधित है, इसलिए विकास के सभी विकास का सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इसलिए परस्पर संबंध का सिद्धांत ये है कि बच्चे में जो विकास के सिद्धांत आयाम है वो सभी जरूरी है, ये नहीं कि एक जरूरी है, सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इसलिए सभी विकास जरूरी है। अगला है विकास के भविष्यवाणी का सिद्धांत। हम किसी बच्चे का वर्तमान स्थिति देख के हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो भविष्य में वो अच्छा बेहतर कर सकता है। अगर मान लीजिए एक बच्चे का अभी IQ बहुत ज़्यादा तेज है तो हम उसकी IQ के आधार पर हम उसको भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो भविष्य में वो अच्छा कर सकता है, इसलिए हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मतलब सभी व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो इसलिए विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नता। विकास का कर्म एक समान होता है लेकिन विकास सभी व्यक्ति में अलग अलग होता है, इसलिए सभी बच्चे के हम व्यक्तिगत विभिन्नता को समझते हुए उस बच्चे को हम ध्यान में रखेंगे। अगला है पुनर्बलन या आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन या आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत ये पुनर्बलन तो किसी चीज़ को हम दोहराते हैं तो वो पुनर्बलन कहलाता है। पुनर्बलन से ज़्यादा बेहतर आंशिक पुनर्बलन होता है। आंशिक पुनर्बलन देखिए किसी बच्चे को हम अगर साइकिल सिखाना चाहते हैं तो हम उसको एक बार उसको साइकिल पर बैठा दिए और छोड़ दिए, तो ये आंशिक पुनर्बलन होगा कि हम उसको थोड़े समय के लिए दिए और खुद से चल। पुनर्बलन मतलब हम किसी बच्चे को साइकिल उसके साथ साथ पकड़ा के हम चला रहे हैं तो वो पुनर्बलन के अंतर्गत है। तो वो बच्चे अपने खुद पे वो बैलेंस नहीं बना सकता, वो समझता है कि मेरे पीछे पकड़ा हुआ है, तो इसलिए आंशिक पुनर्बलन ज़्यादा बेहतर होता है। आगे देखते हैं हम विकास के दिशा के सिद्धांत। विकास के दिशा के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला है सिर से पैर की ओर। मतलब बच्चे की जो विकास होती है वो सिर से पैर के, पहले बच्चे में सिर का विकास होता है, उसके बाद पैर, सिरोपदामी को मतलब सिर से पैर की ओर होती है। अगला दूसरा है निकट से दूर की ओर। पहले निकट मतलब नज़दीक का विकास होगा, फिर दूर का विकास होगा। तो विकास का दो सिद्धांत है, ये याद रखेंगे। एक सिर से पैर की ओर, सिरोपदाभिमुखी, दूसरा निकट से दूर की ओर।
अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत ये कहता है कि अर्जित प्रेरक पर बल देना या किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराना। किसी अर्जित प्रेरक पर हम अगर बल देते हैं या किसी अनुक्रिया को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। तो बच्चे के में पुनर्बलन होना जरूरी है। कोई भी चीज़ को अगर हम रिपीटेशन करते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। आगे देखते हैं आंशिक पुनर्बलन पुनर्बलन से ज़्यादा बेहतर है। आगे पढ़े ही थे हम लोग की आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आंशिक पुनर्बलन थोड़े समय के लिए होता है तो ज़्यादा पुनर्बलन से ज़्यादा बेहतर होता है। अगला है देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। हम बाल विकास क्यों पढ़ते हैं? बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ने से हम क्या ये शैक्षिक महत्व क्या होगा? तो हम बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व है कि हम बाल विकास के सिद्धांत को अगर पढ़ लेते उसके बाद हम बालक के रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप हम पाठ्यक्रम या समय सारणी को भी हम निर्माण कर सकते हैं कि कोई बच्चा कमज़ोर है तो हम उसके अनुसार हम उसको पढ़ा सकते हैं। कोई बच्चे तेज है तो हमको सभी बच्चे को एक साथ लेके हमको पढ़ाना है, तो हम बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार हम उसको सही ढंग से पढ़ा सकते हैं। अगला है बालक के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास एवं समस्या को समझना। बालक के व्यक्तित्व, किसी भी बालक का व्यक्तित्व वो किस तरह उस बच्चे में सर्वांगीण विकास होगा और उसको हम समझेंगे कैसे, तो ये सारे चीज़ हम बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हम जान सकते हैं। अगला अध्यापक को अपने शिक्षण या अध्यापन को उचित नियोजन में, शिक्षक को शिक्षण को हम किस तरह से हम बच्चे को उचित ढंग से पढ़ा सकते हैं या किस नियोजन में किस तरह हम उस चीज़ को हम सही ढंग से बच्चे तक पहुंचा सकते हैं, तो ये सारे चीज़ हम बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हम जान सकते हैं और बच्चे को हम अच्छी तरह से उसको सही गाइडेंस दे सकते हैं और बच्चे का सर्वांगीण विकास हम कर सकते हैं। अगला है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे दो कारक है। तो सबसे पहला कारक है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक मतलब अंदर इंटरनल, बाह्य कारक एक्सटर्नल, मतलब दो कारण होता है। तो सबसे पहला आंतरिक कारण और दूसरा है बाह्य कारण। आंतरिक कारक में है बच्चे की बुद्धि कि बच्चे की बुद्धि क्या है उसका, और दूसरा है सामाजिक कारण ये भी है। तीसरा है वंशानुगत, किसी बच्चे की मम्मी पापा अगर ये बहुत इंटेलिजेंट है तो स्वाभाविक है उसके बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि आनुवंशिकता का गुण बच्चे में आ जाता है। और अगला है शारीरिक कारक। किसी बच्चे का शारीरिक विकास अगर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो उसका मानसिक विकास भी कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सब आंतरिक कारण है। और किसी बच्चे का अगर बुद्धि भी कमज़ोर है तो वो सही ढंग से कोई भी चीज़ को नहीं समझ पाएगा। उसका सामाजिक वातावरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसी बच्चे का अगर घर का वातावरण सही ढंग से नहीं है तो उस बच्चे का विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अगला बाह्य कारक है। बाह्य कारक में सबसे पहला है जीवन की घटनाएं मतलब अचानक किसी का दुर्घटना हो जाता है तो ये सारे जीवन या किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई भी समस्या आ जाती है तो ये सारे बाह्य कारक है कि बाहरी बच्चे जन्म लेने के बाद होती है। दूसरा है भौतिक कारण मतलब हमारे वातावरण में जो असमय कोई भी घटना घट जाता है तो वो भौतिक कारण के अंतर्गत आता है। और तीसरा है सामाजिक आर्थिक, किसी बच्चे का सामाजिक आर्थिक, किसी बहुत गरीब बच्चा है तो उसका सही ढंग से विकास तो नहीं हो पाएगा, सामाजिक स्थिति भी नहीं सही है तो उस बच्चे को विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और चौथा है माता के स्वास्थ्य एवं परिवार। बच्चे की माता, जब वो बच्चे अपने माँ के पेट में रहते हैं तो उस माँ का स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी रखता है जितना वातावरण उस बच्चे माँ जिस परिवेश में रह रही है उतना ही ज़रूरी है। तो ये सारे बाह्य कारक थे।
तो आज हम लोग इस वीडियो में बाल विकास के सिद्धांत का सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़े। तो अगर हम बाल विकास के सिद्धांत से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।